गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में करने वाले हैं दोस्तों हम लोग 3 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। आज का करंट अफेयर्स है दोस्तों, और यह सेशन आपको आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले हैं सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पड़मकोडी और रामनाथपुरम के बीच NH87 चार लेन राजमार्ग परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? तो ये ऑप्शन बढ़िया सही होगा 1853 करोड़। 1853 करोड़ इसकी लागत, 1853 करोड़, 1853 करोड़। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, ये क्या उत्तर। देखिए दोस्तों, 1 जुलाई को तमिलनाडु में परमकुटी और रामनाथपुरम के बीच NH87 पर 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। और यह परियोजना हाइब्रिड वार्षिक मोड के तहत 1853 करोड़ की लागत से लागू की जाएगी। उन्नत 46.7 किलोमीटर खंड का उद्देश्य व्यस्त मार्ग पर भीड़भाड़ को कम करना और सुरक्षा को बढ़ाना है। मौजूदा 2 लेन सड़कें प्रमुख शहरों और धार्मिक केंद्रों को जोड़ने की अपनी भूमिका के कारण उच्च यातायात का सामना करती है। परमकोडी, सथीराकोडी, अचुंदन वायल और रामनाथपुरम जैसे शहरों को बेहतर गतिशीलता से काफ़ी लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई को सभी रेलवे यात्री सेवाओं को एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए रेलवे ऐप का नाम क्या है? ये है दोस्तों रेल वन। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, रेल वन। 1 जुलाई को सभी रेलवे यात्री सेवाओं को एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो रेल वन है इसका नाम, रेल वन। सोल्यूशन है किसका? 1 जुलाई को रेल वन ऐप का शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा सभी यात्री सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किया गया है। यह लॉन्च रेलवे सूचना प्रणाली CRIS के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर हुआ है। यह विभिन्न यात्री सेवाओं को एकीकृत करता है, जैसे अनारक्षित UTS टिकट पर R-वॉलेट के माध्यम से 3% छूट के साथ, और लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, कैटरिंग, कुली बुकिंग और अंतिम मील टैक्सी। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध है। तो देखिए, कैटरिंग, कुली बुकिंग, अंतिम मील टैक्सी सेवाएं, यह ऐप एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध है, जिसमें रेल कनेक्ट और UTS क्रेडेंशियल्स के लिए एकीकरण समर्थन है। रेल वन एमपिन या बायोमेट्रिक का उपयोग करके सिंगल साइन ऑन का समर्थन करता है। आरक्षित टिकट अभी भी IRCTC पर उपलब्ध रहेंगे। अनव्यावसायिक ऐप्स की तरह जो IRCTC के साथ साझेदारी में है, रेल वन भी IRCTC द्वारा अधिकृत है। आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली PRS, जो दिसंबर 2025 तक अपेक्षित है, यह फुर्तीली, बहुभाषी और वर्तमान क्षमता से 10 गुना अधिक स्केलेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए 10 गुना अधिक स्केलेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी गई। NSP 2025 ने पिछली राष्ट्रीय खेल नीति को प्रतिस्थापित किया है, जो निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2001 में ये शुरू की गई थी। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति भारत के खेल परिदृश्य को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य खेलों की शक्ति के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। NSP 2025 ने 2001 में शुरू की गई पहली राष्ट्रीय खेल नीति को प्रतिस्थापित किया है। नई नीति भविष्य के लिए एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी रणनीति प्रस्तुत करती है। यह भारत को खेलों में वैश्विक नेता बनाने की परिकल्पना करती है। नीति का लक्ष्य वैश्विक खेल आयोजनों में भारत को एक मजबूत दावेदार बनाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष शेट्टी ने 2025 US ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने के लिए किसे हराया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रायन यांग को। देखिए दोस्तों, आयुष शेट्टी ने 2025 US ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने के लिए किसे हराया है? तो याद रखिए दोस्तों, ब्रायन यांग को। सोल्यूशन देखिए इसका, आयुष शेट्टी ने 2025 US ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह 2025 सीजन में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग को 21-18 और 21-13 के स्कोर से हराया। शेट्टी ने पूरे मैच में शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने सेमीफाइनल में विश्व नंबर 6 चाओ तिएन चेन को हराया। यह भारत का विदेशी धरती पर 2023 कनाडा ओपन के बाद पहला पुरुष एकल
BWF टूर खिताब था। 20 वर्षीय की यह जीत उनके करियर में एक बड़ा मील का पत्थर है। महिला एकल में तानवी शर्मा उपविजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस IIT ने 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ एक सहयोगी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों, IIT रुड़की। IIT रुड़की ने क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों, IIT रुड़की ने क्या है? इसका सोल्यूशन देखिए, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CE और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के बीच एक सहयोगी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य ज्ञान विनिमय, कौशल विकास और अंतर विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से बिजली और ऊर्जा क्षेत्रों में। इसे CA के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद और IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर कमल किशोर पंत द्वारा आधिकारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रमुख CA सदस्यों के साथ साथ दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और शैक्षणिक प्रतिनिधि उपस्थित थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यार्ड 12,652 जिसका नाम उदयगिरी है, 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह परियोजना 17A के तहत कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट है दोस्तों? तो यह दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है दोस्तों। यार्ड 12,652 जिसका नाम उदयगिरी है, 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह परियोजना 17A के तहत दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। सोल्यूशन देखिए इसका, यार्ड 12,652 जिसका नाम उदयगिरी है, 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह परियोजना 17A के तहत दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। परियोजना 17A पहली की शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट्स जिसे परियोजना 17 कहा जाता है का विस्तार है। उदयगिरी 7 उन्नत फ्रिगेट्स में से दूसरा है, जिसे मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड MDL और कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड मतलब इंजीनियर्स द्वारा बनाया जा रहा है। ये युद्धपोत गहरे समुद्र ब्लू वाटर संचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये पारंपरिक और अपारंपरिक समुद्री खतरों का सामना करने में सक्षम है। उदयगिरी अपने पूर्ववर्ती पूर्व INS उदयगिरी का आधुनिक अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट द्वारा 1 जुलाई को स्वीकृत रोजगार संबंधित प्रोत्साहन ELI योजना के लिए कुल आवंटन क्या है? ये है तो ऑप्शन नंबर 20 से 99,446 करोड़ है। सोल्यूशन देखिए इसका, 1 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार संबंधित प्रोत्साहन ELI योजना को 99,446 करोड़ के आवंटन के साथ मंजूरी दी है। यह योजना मुख्य रूप से उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन का समर्थन करने के लिए तैयार की गई है, जबकि सभी क्षेत्रों में रोजगार योग्यता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देती है। ELI योजना का लक्ष्य 2 वर्षों के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थियों के पहली बार कार्यबल में शामिल होने की उम्मीद है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच सृजित 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में 1 जुलाई 2025 को शामिल किए गए नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो ये है INS तमाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, INS तमाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना समुद्री शक्ति और भारत रूस सुरक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल AF-71 को यंत्र शिपयार्ड में कालिनिंग्राद रूस में कमीशन किया, जिससे भारत की समुद्री क्षमताओं में वृद्धि हुई है। कमीशनिंग समारोह में वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह और भारत और रूस के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी उपस्थित थे। INS तमाल तुसिल क्लास का दूसरा और प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत 8वां फ्रिगेट है, जो बहुभूमिका वाले स्टील्थ फ्रिगेट के एक प्रतिष्ठित बेड़े में शामिल होगा। इस फ्रिगेट की कमान कैप्टन श्रीधर टाटा के पास होगी, जो गनरी और मिसाइल युद्ध में विशेषज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पहला आसियान भारत क्रूज संवाद 30 जून को कहाँ शुरू हुआ? पहला आसियान भारत क्रूज संवाद 30 जून को कहाँ शुरू हुआ? ये कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, चेन्नई पोर्ट पे। पहला आसियान भारत क्रूज संवाद 30 जून को कहाँ शुरुआत? ये चेन्नई पोर्ट पे शुरू है। सोल्यूशन देखिए इसका, 30 जून को पहला आसियान भारत क्रूज संवाद में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा MV एक्सप्रेस पर चेन्नई पोर्ट में उद्घाटित किया गया। यह भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 10 आसियान देशों और तिमोर लेस्टे के प्रतिनिधियों ने क्रूज कनेक्टिविटी और सतत पर्यटन पर चर्चा की। भारत ने 5000 किलोमीटर की नौगम्य जलमार्गों का व्यावसायीकरण करने की योजना बनाई है, ताकि आसियान देशों के साथ क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके।
सागरमाला पहल का लक्ष्य 2029 तक 1 मिलियन क्रूज यात्रियों को आकर्षित करना है, जिसमें आज 14,000 से अधिक जहाज यात्राएं हैं, जो 2013-14 में 102 नीति सुधारों पर उपायों और बेहतर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण विकसित भारत 2047 और आसियान विजन 2045 के अनुरूप भारतीय और आसियान पोर्ट को जोड़ने वाला एक एकीकृत क्रूज नेटवर्क प्रस्तावित किया गया है। तो पहला आसियान भारत क्रूज संवाद 30 जून को कहाँ शुरुआत हुई है? चेन्नई पोर्ट को। नेक्स्ट है वेब एक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। वेब एक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। सोल्यूशन है इसका सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेब एक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 शुरू किया है। यह पहल इसके स्टार्टअप एक्सलेरेटर प्रोग्राम वेबएक्स का हिस्सा है। इस चैलेंज में स्टार्टअप को भाषा सेतु विकास के लिए आमंत्रित इस चैलेंज में स्टार्टअप को भाषा सेतु विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जो AI संचालित भाषा प्रौद्योगिकी समाधान है। भाषा सेतु का उद्देश्य वास्तविक समय में अनुवाद, लिप्यंतरण और वॉइस लोकलाइजेशन प्रदान करना है। यह कम से कम 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं का समर्थन करेगा। इसका लक्ष्य समावेशी और भावनात्मक रूप से जागरूक संचार उपकरण बनाना है। ये उपकरण देश भर के विविध उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में विश्व में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश को प्राप्त हुआ है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में विश्व में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों तो सिंगापुर, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग। किस देश को सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका। सोल्यूशन देखिए इसका विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 2024 में 11% की गिरावट आई, जबकि भारत में 1.9% की मामूली गिरावट के साथ 27.55 बिलियन का निवेश हुआ। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड का वार्षिक प्रमुख प्रकाशन है, जो वैश्विक FDI प्रवाह की निगरानी करता है। इसे पहली बार 1991 में प्रकाशित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 में $279 बिलियन के निवेश के साथ शीर्ष FDI गंतव्य बना रहा है। इसके बाद सिंगापुर और हांगकांग का स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ब्राज़ील में आयोजित होने वाली 10वीं न्यू डेवलपमेंट बैंक की गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? दोस्तों ये करेगा बी नंबर ऑप्शन से दोस्तों निर्मला सीतारमण। ब्राज़ील में आयोजित होने वाली 10वीं न्यू डेवलपमेंट बैंक की गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा दोस्तों ये निर्मला सीतारमण प्रतिनिधित्व करेगी। दोस्तों सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर में भी होगा दोस्तों निर्मला सीतारमण दोस्तों केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री न्यू डेवलपमेंट बैंक की 10वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित होगी। वह अपनी यात्रा के दौरान ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक FMCBG में भाग लेंगे। वो अपनी यात्रा के दौरान ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भी भाग लेंगी। उनकी आधिकारिक यात्रा स्पेन, पुर्तगाल और ब्राज़ील में 30 जून से 5 जुलाई 2025 तक होगी। वह पहले स्पेन जाएंगी, जहां वह विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सेविल में भाग लेगी, और FFD4 सम्मेलन 30 जून से 3 जुलाई 2025 तक आयोजित होगा। विकास के लिए वित्त पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वैश्विक विकास के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों में नवाचारी वित्त पोषण रणनीतियों का अन्वेषण करने के लिए वैश्विक नेताओं को एकत्र करता है। और पिछले FFD सम्मेलन मोन्टेरे 2002, दोहा 2008 और अदीस अबाबा में आयोजित हुए थे। देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।